Hello everyone, welcome to the Tathastu ICS and welcome to our daily news analysis. And आज जो है that is 11th of July and 11th of July से जो भी हमारा current affairs बन रहा है, so we will be covering over here, right? चलो, so let's get started with the class. यहाँ पे a little bit of information for all of you. तथास्तु जो है बहुत सारे courses run कर रही है जिसमें BA, MA, डिप्लोमा एंड ओनली यूपीएससी प्रिपरेशन एंड इन सबके साथ भी यूपीएससी प्रिपरेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करा जा रहा है एंड इस सभी का क्लासेस हैज बीन स्टार्टेड. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन इवन नाउ ऑल्सो. रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी उन सब चीज़ की एंड अभी जो भी क्लासेस चल रही है उनकी आप लाइव क्लासेस देख सकते हो. ओके, सो फिलॉसफी ऑप्शनल की मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम एंड फिलॉसफी ऑप्शनल एज सच जो है पूरा आपको कवर कराया जाएगा. सो उसकी क्लासेस आर ऑल्सो गोइंग ऑन. अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी मॉड्यूल ऑनलाइन बैच आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं. सीसेट पेपर 2 जो है इससे रिलेटेड भी मतलब इसका भी क्लास स्टार्ट हो रहा है वेरी सून, तो यू कैन ज्वाइन दिस एज वेल. इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी सारी? tathastuics.com वेबसाइट जाइए, वहाँ पर यू विल गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कॉल ऑन एनी ऑफ दीज नंबर्स एज वेल. ओके, ये नंबर्स जो है आप इस पर भी कॉल कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको एड्रेस भी प्रोवाइड किया गया है हमारे ऑफिस का. यू कैन विजिट ओवर हियर एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज द related to women's reproductive autonomy as the new catchword. So यहाँ पर आज ये टॉपिक जो है वो आने का क्या रीज़न है? बिकॉज टुडे इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. ओके, सो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है. हर तरीके हर दिन कुछ ना कुछ टाइप का रहता है. ऑलमोस्ट टुडे 11th of July इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज दैट ओनली. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो है वो थीम क्या है इस बार? सो द थीम इज अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities. So this is what is the theme of world population डे, राइट. तो यहाँ पर क्या है आपको बात कर रहा है, फोकस क्या है? विमेन एंड दैट ऑफ द गर्ल्स. ओके, तो इनकी आवाज़ दबाने के बजाय जो है इनको बोलने दिया जाए ताकि हम जो हैं जो पॉसिबिलिटीज़ है जो भी चीज़ें हो सकती हैं एक्चुअली उन सारी चीज़ों को हम इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ जो है उन सभी को अनलॉक कर सके. ओके, बिकॉज एंड यहाँ पे जो है ये सोशल इश्यूज़ के अंतर्गत जो है ये आपका टॉपिक आता है, राइट. सो this complete article is related to this one only. यहाँ पर जो बात कर रहा है यहाँ पे एक्चुअली बोला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट हैज टॉक्ड अबाउट द थीम. ओके, एंड यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है व्हेन वी अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ women and girls, encouraging and nurturing their desires for their families and themselves, we galvanize half the leadership, ideas, innovation and creativity available to the societies. So हम जब बात करते हैं ये विमेन एंड गर्ल्स के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की तो उसमें क्या चीज़ें हो जाती हैं? तो उनका जो एक डिज़ायर होता है फैमिलीज़ को लेकर के और खुद को लेकर के, राइट. सो एंड उसको एनकरेज करना, नर्चर करना, इन सारी चीज़ों की वजह से व्हाट हैपन्स, जो हाफ ऑफ द लीडरशिप, आइडियाज, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जो हमारी सोसाइटीज़ में है अवेलेबल वो अनलॉक होती हैं. ओके, वी आर हाफ, राइट, 50% ऑलमोस्ट. तो उसी चीज़ के लिए बात कर रहा है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी बहुत सारे विमेन में, गर्ल्स में. ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी unlocked. So that is what it is talking about. In India, the world's most populous nation, the template for women-led development, be it in science, technology, agriculture, education or healthcare, must also include reproductive autonomy at its core. And this is what is it? यहाँ पे इसी चीज़ के लिए बात कर रही है, राइट. सो इसमें कह रहा है कि ठीक है, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात आप अगर करें तो वहाँ पे अगर आप बात करते हैं इन सारी चीज़ों की, सो देयर कम्स दी साइंस. चाहे आप साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, सो ये सभी में जो है डेवलपमेंट कैन बी सीन बिकॉज ऑफ द विमेन एंड ऑल. बट यहाँ पे जो एक ऑटोनमस राइट की बात होती है, रिप्रोडक्टिव ऑटोनमी की जो एक बात होती है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है. बिकॉज डेफिनेटली व्हेन अ लेडी इज़ प्रेग्नेंट, सो सम काइंड ऑफ
यू कैन से कि थोड़ा सा जो स्टॉपेज जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर लगता है। ओके, तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें मेंशन करे गए हैं, इसी के ऊपर हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो जेंडर इक्वालिटी की पहली बात आती है सो एम्पावरिंग विमेन एंड दी गर्ल्स। जब फुल पोटेंशियल की जब हम बात कर रहे हैं, जो कि अभी मैंने पूरा रीड करके मैं आपको बताई थी, तो जब इन सारी चीज़ों की बात आती है तो इक्वालिटी, आप इक्वालिटी कैसे आप अटेन करोगे? इक्वालिटी तभी आएगी ना जब व्हेन यू विल बी गिविंग अपॉर्चुनिटीज, राइट? कि हाँ देखो, बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जिसमें एकदम फ्रैंकली इन सारी चीज़ों के पूछ लिया जाता है कि इफ़ यू आर अनमैरिड, सो व्हेन यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, राइट, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मैरिड क्यों? तो वो एक टाइम पीरियड देखा जाता है कि आप इस कंपनी के साथ कब तक जुड़े रहेंगे करके। मैरिज के बाद अनस्टेबिलिटी, या फिर ये देखा जाता है कि हो सकता है कि ये छोड़ देगी जॉब, है ना, ये वाला सीन होता है, राइट। नेक्स्ट चीज़ ये है कि इफ़ यू आर मैरिड, ओबियसली बात है कि एक चीज़ देखेंगे कि अगर मैरिड हैं, आपका बेबी है, क्या है, कैसे प्लानिंग है, और किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा करके दे विल बी आस्किंग यू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट, इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया। क्योंकि अगर आपको मेटर्निटी लीव मिलती भी है तो उसमें उनको रिप्लेसमेंट एंड उसको जो है रिप्लेसमेंट की बात तो खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उनको पे करना पड़ेगा, है ना। मैटरनिटी लीव हालांकि जो है सरकार ने किया हुआ है, लेकिन जो प्राइवेट जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, ये सभी के सभी आपको बैठे बिठाए तो पैसे देंगे नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे ये पॉइंट रेज हो रहा है। विमेन लेड डेवलपमेंट, सो इंडिया, वही जो बात इससे पहले मैंने कहा कि इंडिया जो है बहुत, हमारा जो पॉपुलेशन है वो अच्छा खासा है पूरे वर्ल्ड में, है ना। मोस्ट पॉपुलस, वी आर द वन, राइट। सो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन का टैग ऑलरेडी मिल चुका है। इसमें जो लगभग 50% वी आर द वंस, लेडीज, गर्ल्स, है ना, हम हैं। तो अगर इनको प्रायोरिटाइज किया जाए, इनको नर्चर किया जाए, इनको बढ़ावा दिया जाए, तो हमारा अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है इन द वेरियस फील्ड्स, वेदर यू टॉक अबाउट द साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सभी में, बिकॉज दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, वो अपनी तरफ से भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो अब वहाँ जो है मेल के इधर से भी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड आवर नेशन, एंड फीमेल आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग। तो उससे क्या होगा कि अच्छा खासा लोग जो है हम सभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। विमेन एंटरप्रेन्योर्स ये भी सामने आ रहे हैं। ओके, जैसे कि आप यही देख लीजिए, तथास्तु ICS स्टार्टेड बाय अ वुमन, राइट। तो यहाँ पे जो है अब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, लॉट मेनी पीपल आर वर्किंग अंडर हर, तो इससे क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स सामने उभर करके आएंगे, उनको एनकरेजमेंट का चाहिए इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो दिस कैन बी डन, विच कैन बी बेसिकली डन। अब यहाँ पर अगर आप ये जो मैप है इसकी तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान दे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैप। So here it is actually showing you with the different colors कि कहाँ पे high inequality है and कहाँ पे extremely high inequality है। Inequality तो you can see everywhere, सारे स्टेट्स में आपको जो है यूटीज में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन एक्सट्रीमली हाई इनइक्वालिटी की बात देखिए कहाँ कहाँ पर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, यू कैन सी इन दीज एरियाज। सो एक्सट्रीमली हाई है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो जेंडर पेरिटी, जो इक्वालिटी में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है, इन सभी में कहाँ पे जा रहा है, दैट इज़ दी बिहार। एंड क्लोजेस्ट पेरिटी जहाँ पे जो है इनइक्वालिटी उतनी नहीं है, बहुत ही कम हमको देखने के लिए मिल रही है, सो दैट इज ऑफ दी मिजोरम। ठीक है, मिजोरम की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। तो ये जो है, आप ये पूरा का पूरा जो ये पिक्चर देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली शोइंग द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैप हो सकता है। इसमें से आप जो कुछ डेटा यू कैन यूज इन ऑर्डर टू राइट डाउन इन योर आंसर्स एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आता है चैलेंजेस विद द पॉपुलेशन फोकस, नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है नंबर्स को, हम नंबर्स को लेकर के ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। Okay, instead of focusing on the reproductive autonomy for each woman, there has been an excessive focus on population numbers and targets. अब यहाँ पे जो है हम एक्चुअली ना विमेन के जो एक ऑटोनॉमी होती है
किस चीज को लेकर के, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को लेकर के, तो हमारा ध्यान वहां नहीं रहता है, ठीक है। तो उस चीज के ऊपर ध्यान दे, वेदर द वुमन wants to have a baby or not, और when she wants to have a baby or not, उन चीजों पे ध्यान ना देते हुए हम ये देखते हैं कि हमारा नंबर, पॉपुलेशन का नंबर जो है वो कहाँ है, कैसा है, हमारे टारगेट्स क्या है, हम उन चीजों के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट्स एंड आइडियल पॉपुलेशन साइजेस हैव टेकन प्रेसिडेंस ओवर इंश्योरिंग एक्सेस टू द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज ओवर हियर। सो इट इज सेइंग दैट कि टोटल फर्टिलिटी रेट या फिर जो आइडियल पॉपुलेशन साइजेस जो हैं ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ये मतलब व्हेन इट कम्स टू providing with the family planning services. Next comes the no ideal numbers. अब यहाँ पे numbers का भी वही चीज़ है कि हमारे लिए ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा important है that there are no ideal numbers or figures for the population. अगर आप बोले कि ideally इतना population होना चाहिए तो आप कैसे कह सकते हो कि इतना ही population होना चाहिए, right? So हमारे पास as such जो है कोई ideal number है नहीं। चाइना ने अपने population control करने के लिए one child policy लेकर के आया एंड आप अभी देख सकते हैं कि कितना खराब सिचुएशन है चाइना का, राइट? वन चाइल्ड पॉपुलेशन की वजह से वहां पे ऐसा है कि फॉर द मैरिज ऑल्सो, राइट, एक जैसे मंडी टाइप लगी रहती है, वहां पे जो है लड़कियां लड़कों को और लड़का जो है लड़की को चूज करते हैं एंड इसमें जो है प्रेफरेंस देखा जा रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। गर्ल्स आर लाइक कि हाँ जो लड़का है वो कितना कमाता है, उसकी फैमिली में क्या है, उस टाइप की चीज़ें, क्या स्टेबिलिटी के चांसेस हैं एंड ऑल। एंड क्योंकि अब वहाँ पे भी तो वो एक ही बच्चा है अपनी फैमिली में, मतलब अपने माँ बाप का एक ही बेबी है क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर भी वही सीन है। अब लड़के को ये रहता है कि लड़की की फैमिली है, कितनी फैमिली है, कितने मेंबर्स हैं, क्या है, कैसा है, इफ वेदर शी इज अर्निंग और व्हाट नॉट एंड ऑल, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर लड़की अर्न नहीं करती है एंड दे आर गेटिंग मैरिड तो उनके पेरेंट्स का जो बोझ है दैट ऑल्सो, मतलब बोझे टाइप एक तरीके से जो सोचते हैं वहां पे, तो इनका है कि वहां पे भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, तो लड़की के पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उसी के सर पे आएगी अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स ऑल्सो। तो दैट इज व्हाट इज द मेन कंसर्न। कितने सारे लोग हैं ना जो शादी भी नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग। एंड अभी न्यूज़पेपर में भी आज का आया हुआ है कि चाइना में कितना ज़्यादा इशू हो गया है, दे आर नॉट गेटिंग मैरिड ऑल्सो। अभी वो तो ऑप्ट ही नहीं कर रहे हैं शादी करना because of the unemployment and the various other causes. So this is what is actually happening. Okay, तो population का क्या ideal number होता है वो बता ही नहीं सकता है कितना कि इतने पे आकर के बस हो गया करके, right? Population stability is achieved when reproductive and sexual health decisions are free from discrimination, coercion and that of the violence. अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो बहुत ही सही बोला गया है दैट पॉपुलेशन स्टेबिलिटी तब जो है वो इट इज अचीव्ड, तब अचीव कर ली जाती है जब रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ डिसीजंस जो है वो फ्री हैं। ओके, किसी भी तरीके का उसमें डिस्क्रिमिनेशन का सीन नहीं है, कोई भी वायलेंस नहीं है, कोर्शन नहीं है। तो इस टाइप की अगर चीजें हैं तो माना जाएगा कि हाँ स्टेबिलिटी एक तरीके से आ सकती है करके। ओके, फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स इन इंडिया, क्या प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रहा है? सो फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो काफी कमेंडेबल है, अच्छा वर्क किया हुआ है, राइट। India deserves recognition for its family planning initiatives despite the challenges. It aims to provide comprehensive reproductive health services to every potential beneficiary. ओके, तो जो भी बेनिफिशियरी है उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर करते हैं, विच इंक्लूड्स इवन दी मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन as well. So all these things are being provided by the government. तो अच्छा खासा काम हो रहा है अगर इस हिसाब से हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। तो फैमिली प्लानिंग 2030 पार्टनरशिप, इंडिया की जो कमिटमेंट है फैमिली प्लानिंग 2030 पार्टनरशिप को लेकर के इस चीज में, तो इट इंक्लूड्स एक्सपैंडिंग इट्स कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट,
ओके तो अब इसमें क्या है, इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट प्रमोटिंग द विमेन्स राइट्स एंड ऑटोनॉमी एंड लीड्स टू इंक्रीज मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस. सो इट इज टॉकिंग अबाउट दैट इफ द विमेन doesn't want to bear a child and all, so definitely she can have the contraceptives. and ये जो modern contraceptives जो है वो पहुंचाने की बात कह रहे हैं कि अगर किसी को जो मतलब the women is the one who is having right and who should be having the autonomy in order to relate to this thing whether she wants to have a baby or not. ओके तो इस केस में जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड कराना, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स. इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग के अब अगर प्लानिंग नहीं हो तो फिर एक आदमी के तो 14 15 15 20 बच्चे हो जाए, है ना. तो वो तो ये तो एक वैसे अगर किया जाए तो जस्ट इमेजिन पॉपुलेशन, ओवरऑल द पॉपुलेशन छोड़ो ही, आप अपने घर में ही उसी बच्चे को किस हिसाब से आप एजुकेशन देंगे, कैसे उसका जो है एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, कैसे आप उसको जो है अच्छे स्कूल में भेज पाएंगे, अच्छे कॉलेजेस में भेज पाएंगे, कैसे मेंटेन करेंगे. इफ यू आर नॉट हैविंग दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज, यू नीड टू हैव दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज. नाउअडेज lot many people are becoming really very conscious about these kind of things. वो ये सारी चीजें कैलकुलेटिव तरीके से करते हैं. आई हैव सीन lot many people doing like this. What they are like कि अगर उनको इस तरह की फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है और उनकी जो जॉब है उसके हिसाब से उनको लगता है कि दे कैन नॉट अफोर्ड 2 or 3 चाइल्ड, सो दे वोंट बी प्लानिंग. ओके तो कहीं कहीं कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं इंडिया में जहां पर कि जो फर्टिलिटी रेट है वो बेसिकली डिक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, राइट. एंड ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमी, ओके, बिकॉज ऑफ द फ्यूचर प्लानिंग. फ्यूचर प्लानिंग कि क्या कैसे अपने बच्चों को क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं. सो वो चीज़ जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है. तो समझदारी से फैसले लेना इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन हैविंग न्यूमरस नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, एक्सेस टू timely, quality and affordable family planning services is very much required over here. Okay, this is very much crucial. ओके टाइमली, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल फैमिली सर्विसेज जो हैं वो मिले इन ऑर्डर टू अवॉइड द एडवर्स इफेक्ट्स. एडवर्स इफेक्ट्स न्यूबॉर्न जो है बेबी, उसकी हेल्थ को लेकर के, माँ की हेल्थ को लेकर के, मोबिडिटी एंड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स को लेकर के, क्योंकि इन सारी चीज़ों पे अच्छा खासा खर्चा होता है. ऐसा नहीं है कि बस ओके you are having a child बस हो गया. no, you need to take care of your health, you need to take care of your child health, you need to take care of a lot of things, nutritions and all. ये बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं. अगर आपने proper nutritions नहीं लिए तो it is going to impact your health ultimately. बेबी को तो मिलेगा ही. वो क्या है कि आपकी बॉडी से ही चीज़ें ले रहा है, सारी ताकत ले रहा है. इफ़ यू आर नॉट कंज्यूमिंग सही अमाउंट में न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं तो यू विल बी वीक एंड अल्टीमेटली आप वीक होते जाएंगे तो बच्चे के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं, ये सभी चीज़ें, राइट. सो योर हेल्थ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, योर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारी चीज़ें तभी आपका जो बच्चा हेल्दी एंड अच्छे से रहेगा, आप जो है आप भी हेल्दी रहेंगे एंड ऑल. बिकॉज अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से नियर डेथ सिचुएशन हो जाती है बिकॉज ऑफ द एनीमिया, है ना. अभी हमने ही अपने एनालिसिस में इन सारी चीज़ों को देखा था कि एनीमिया अगर हो तो सीवियर एनीमिया हो तो एकदम से एकदम एक्सट्रीम लेवल का सिचुएशन हो जाता है कि बचना मुश्किल हो जाता है कि बेबी को सेव करे तो माँ तो गई. ओके तो इस टाइप की सिचुएशन है, तो इसलिए अपना हेल्थ ध्यान में रखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ओके नाउ एंड इन सारी चीज़ों के लिए जो है सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट करने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है. ओके प्रोग्रेस इन हेल्थ, जेंडर एम्प्लॉयमेंट एंड दैट ऑफ द डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इंडिया में जो है काफ़ी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट ग्रोथ किए हैं हेल्थ, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेकर के. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये किस बात की बात कर रहा है? एट बर्थ, पैदा होने वाले टाइम में. ओके इट हैज़ बेसिकली इंक्रीज्ड विथ इंडियंस नाउ लिविंग अ डेकेड लॉन्गर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द 1990s. सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर 1990s में ये 60 ईयर्स की हमारी जो है एज थी वो अभी ऑन एन एवरेज अभी 70 ईयर्स हो गई है ना. अ डेकेड लॉन्गर
की बात हो रही है करके। ओके, मैटरनल हेल्थ में भी जो है अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है इट हैज डिक्रीज्ड to 97 per lakh live births, down from 254 in 2004। तो बहुत ही कम रेट हो गया है। यहाँ पे 1 लाख पे 97, वही 1 लाख पे पहले 254 थे, 254 थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, काफी जो नंबर है वो डिक्रीज कर गया। दिस इज रियली वेरी गुड डेटा फॉर यू पीपल। जेंडर एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जिसकी वजह से जेंडर एम्पावरमेंट जो है वो भी करने की बात हो रही, मतलब हुआ है, रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द चाइल्ड मैरिजेस। ओके, 2000 से अगर आप कंपेयर करें तो चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। चाइल्ड मैरिजेस कम होंगी तो प्रेगनेंसी, जो अर्ली एज में प्रेगनेंसी होती है उसके चांसेस कम होंगे। अर्ली एज में प्रेगनेंसी कम है, ठीक है, कम है, तो इससे क्या हो, अर्ली एज में प्रेगनेंसी ना हो तो इट इज़ गुड। अगर बहुत ही कम एज में प्रेग्नेंट होती है गर्ल तो उसकी हेल्थ के लिए बहुत मेजर इशू हो सकता है। ओके, बिकॉज शी इज नॉट मेंटली एंड फिजिकली रेडी फॉर द प्रेगनेंसी। ओके, सो दैट इज द रीजन। सो अ डिक्रीज इन टीन प्रेगनेंसीज। ओके, इस चीज़ के लिए ना अवेयरनेस जनरेट करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि मतलब छोटे बच्चे हैं ना शादी करने का, एंड ये सारी चीज़ें जो है वो अभी आजकल जो है यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स बन गए हैं टिकटॉक की वजह से एंड इन सारी चीज़ों की वजह से, इंस्टाग्राम रील्स की वजह से, शॉर्ट्स की वजह से, जो टीन कपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलते होंगे। तो मेनी पीपल आर लाइक ओ सो क्यूट एंड ऑल एंड दे आर हैविंग बेबी ऑल्सो, दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली, वो सही नहीं है। हमारी सोसाइटी के लिए सही चीज़ें उन बच्चों के लिए भी सही नहीं है। ओके, भगवान की कृपा से सारी चीज़ें अच्छी हो गई वहाँ पे, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि हर टीन के साथ जो है वो सेफ प्रेगनेंसी ही रहेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये एक हमने जो है डिक्रीज प्रेगनेंसीज में, जो टीन प्रेगनेंसीज थी वहां पे हमने डिक्रीमेंट देखा है। यहाँ पर एक्सेस टू असेंशियल सर्विसेज सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन हैज आल्सो इम्प्रूव्ड ओवर हियर। इंडिया में जो है ये सारी चीजें भी काफी हद तक इम्प्रूव हुई हैं। अब यहाँ पे जो है फैमिली प्लानिंग एंड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें जो है कुछ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, सो यू कैन चेक दिस आउट। नाउ द चैलेंजेस, जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करें तो वहां पे चैलेंजेस का क्या सिचुएशन हो जाता है, लैक ऑफ फिजिकल ऑटोनॉमी। ओके, फिजिकल ऑटोनॉमी, तो ऑटोनॉमी नहीं है तो लेडीज का बेसिकली, जो विमेन का जो है डिस्ग्रेस, मतलब इनका जो है दिक्कत वो यहीं पे ही आ जाता है। डिस्पाइट प्रोग्रेस मेनी विमेन इन इंडिया स्टिल लैक फिजिकल ऑटोनॉमी अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, दैट इज दी NFHS 5। सिर्फ 10% विमेन ही हैं जो कि इंडिपेंडेंटली डिसीजन बना सकती हैं रिलेटेड टू देयर डेथ, रिलेटेड टू देयर हेल्थ। They can make decisions about their health, and 11% believe that marital violence is acceptable if a woman refuses to have sex with the husband. अब यहाँ पे जो है अगर she is, यहाँ पे what is saying कि 10% women जो है उनका डिसीजन नहीं, इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकती है when it comes to their health, okay, whether they want to conceive or not. Okay, now the next point is that the 11% of the ladies, they believe that कि if you are refusing योर हस्बैंड, रिफ्यूज करते हो तो वहां पे वायलेंस होना ही है, तो मैरिटल वायलेंस विल बी हैपनिंग। ओके, recently only on the one of the news app only, I read one thing that someone basically killed his wife because of this thing. Adversities बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही अजीब की चीजें हैं। खैर, सो अपने ऊपर ही जो अपना ही बॉडी है उस पर किसी तरीके का क्या नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है। सो दिस इज द डिस्ग्रेस, हाई डिस्ग्रेस। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज समथिंग विच द पीपल आर नॉट सपोज टू आस्क। ये कोई पूछ करके नहीं है, सबकी अपना, योर राइट एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस, है ना। तो आपके जो जितने भी राइट्स हैं जो भी हैं वो यहाँ पे एंड हो जाते हैं जहां से मेरी नोज जो है स्टार्ट हो जाती है। मतलब
दिस इज अ वेरी फेमस फ्रेज बेसिकली। ओके, तो ये चीज का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। विमेन्स एम्पावरमेंट 15 टू 49 ईयर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से क्या है। एंड न्यूट्रिशन स्टेटस अडल्ट में जो है वो किस हिसाब से है, दैट इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर, सो यू कैन चेक दिस आउट। ओके, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं अगर जेंडर इक्वालिटी हो जाए तो? जेंडर इक्वालिटी, दिस इज समथिंग यू नो, फेमिनिज्म, इक्वालिटी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फेमिनिज्म को अभी थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा चला गया है। खैर, जेंडर इक्वालिटी देखते हैं। अगर जेंडर इक्वालिटी होती है तो ये जो वर्क फोर्स की प्रोडक्टिविटी है दैट विल बेसिकली इंक्रीज, so gender parity in the workforce is crucial for improving the output and income growth। आउटपुट इनकम ग्रोथ जो है वो बेटर करने के लिए यहाँ पे जेंडर पेरिटी अगर हो जाती है तो दिस कैन हैपन पर्टिकुलरली इन एजिंग सोसाइटीज कंसर्न अबाउट लेबर प्रोडक्टिविटी। एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी कैन हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज वेल बिकॉज एवरीवन विल बी अर्निंग, राइट, एंड अर्निंग कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई कुछ जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एवरीवन विल बी डूइंग समथिंग। जॉब क्रिएशन हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे इन सारी चीजों के। इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट in countries with rapid population growth, empowering women through education and family planning can lead to inclusive economic development and enhanced human capital as well। So economic, inclusive economic, अगर जो है आप women को rapid population, जिस तरीके से rapidly हमारा population growth हो रहा है, population increase हो रही है, उसी तरीके से अगर हम women को educate भी करें और family planning जो है वो भी provide करी जाए, that also happens, then definitely inclusive economic growth होगा, everyone will be growing over here। Investments for a bright future, focus on the gender equality। Now here is that in order to achieve a prosperous future अगर हमको अचीव करना है तो ऑब्वियसली बात है कि जेंडर इक्वालिटी सेंटर्ड ग्रोथ जो है इस चीज के ऊपर हमको फोकस करने की जरूरत है। ग्रोथ, जेंडर इक्वालिटी सेंटर्ड ग्रोथ, राइट्स एंड चॉइसेस, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड इसके अलावा वी आर सपोज टू एंगेज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एज वेल, जिसमें जो ऑब्वियसली बात है कि विमेन, गर्ल्स एंड जो भी मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं उन सभी को इंक्लूड करना। इट्स लाइक अ फाइनेंशियल इंक्लूजन ओनली। तो सबको सबको बैंक से ज्वाइन करना है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सबको एजुकेट करना है, फैमिली प्लानिंग प्रोवाइड करनी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर सपोज टू बी, उनको अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जो उनको बेसिकली ज़रूरत है वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है व्हेन इट कम्स टू द जॉब एंड ऑल, राइट। सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स दे आर सपोज टू हैव द ऑटोनॉमी ऑफ देयर हेल्थ, देयर बॉडी, राइट। सो वो सारी चीज़ें जो हैं ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट कम्स आवर टॉपिक दैट इज डोंट वेस्ट द वेस्ट वाटर। ये जो है यहाँ पर एक बहुत ही सही बात यहाँ पर बोली गई है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर। ओके, सबसे पहले तो हम देखेंगे हिस्टोरिकल चीजें इससे रिलेटेड, ठीक है। तो 1854 में डॉक्टर जॉन स्नो, इन्होंने देखा कि ये जो कॉलेरा आउटब्रेक हुआ था लंदन में, राइट। सो ये हुआ क्यों था लंदन में, कॉलेरा बहुत ही ह्यूज लेवल पे फैल गया था। उसके पीछे का रीजन क्या था, कंटैमिनेटेड वाटर पंप, वो कंटैमिनेट हो गए थे। इससे ये पता चला कि हाईलाइटिंग द पोटेंशियल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन एंड दैट ऑफ द कंट्रोल ऑल्सो, कि अगर वाटर पंप जहां से बेसिकली पानी का ही पूरा सप्लाई हो रहा है, सो दैट इज बीइंग कंटैमिनेटेड, सो वी बेसिकली नीड टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसी चीजें ना हो तो उस चीज पे हमको ध्यान देने की जरूरत है, इन टाइप की चीजों को जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कुड बी अचीव्ड विद मॉडर्न टूल्स एंड अर्ली आउटब्रेक डिटेक्शन, कि अगर जो है लगे
कि भाई ऐसा कुछ जो है वो फ्यूचर में हो सकता है, तो हम पहले से ही अपनी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके किस तरीके से हम पहले से जो है इस चीज के बारे में इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ जो है वो इन फ्यूचर कैन हैपन, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली टॉकिंग ओवर हियर। अ रीसेंट स्टडी, एक रिसेंटली एक स्टडी हुई द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में, ओके इन्होंने यहाँ पे जो है ये स्टडी करी गई थी, एंड इट एम्फसाइज द प्रॉमिस ऑफ यूजिंग वेस्ट वाटर। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो भी वेस्ट वाटर है उसको यूज किया जाए फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विलांस, right? Now this strategy has been used to monitor the spread of the polio virus and was identified as a valuable approach during the COVID-19 pandemic. So जो भी waste water है उसको basically track करना, so that we can actually see कि कहाँ से कहाँ जो किस तरीके से जो है वो spread हो रहा है। Okay, so all these things we can do in order to prevent जो कि आगे हो सकता है because of the कंटैमिनेटेड थिंग्स। बेनिफिट्स क्या होंगे वेस्ट वाटर सर्विलांस करने के? अगर हमको पता चले कि भाई ये जो है कंटैमिनेटेड है, गंदा पानी है, कहाँ है, कैसे जा रहा है एंड ऑल, तो जो कॉलेरा आउटब्रेक है वो नहीं हुआ होता लंदन में अगर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती तो। ओके, सो कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच वेस्ट वाटर सर्विलांस से क्या होगा? कॉस्ट इफेक्टिव ये एक तरीके से मेथड है विच बेसिकली डजंट रिलाई ऑन इन्वेजिव सैंपल्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स विथ क्लिनिकल सिम्टम्स। अब यहाँ पे जो है किसी को उसकी वजह से बीमारी हो, वो पर्सन जो है फिर हॉस्पिटल में जाए, फिर सिम्टम्स का चेक हो, फिर उसके बाद जो है जाकर के उसके बारे में फिर पता चले एंड लेटर ऑन तब तक और भी लोग जो है उस चीज़ से इन्फेक्टेड हो जाए, तो वो उतना सारा चीज़ हो उससे पहले ही जो है वेस्ट वाटर सर्विलांस करके जो है यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन कि इससे कोई बीमारी जो है वो हो सकती है करके। सो इट इज़ क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव, कॉम्प्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग सर्विलांस सिस्टम्स एज वेल। ओके, सो ये जो वेस्ट वाटर सर्विलांस है, this can basically help in order to address the challenges faced by the current public health surveillance system, such as the uneven coverage and disease specific efforts also. It can provide additional data sources and real time insights into the community level disease patterns as well. Waste water जो है, ये जो waste water surveillance है, this can basically help or yes, it can basically help in order to address the kind of situation which we are facing as of now कि कहाँ कैसे कब जो है क्या हो सकता है करके। गंदा पानी है, देख लो उसका सर्विलांस कर लो कहाँ कैसे एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो वो जो कवरेज एरिया है, अनइवन कवरेज एरिया है पब्लिक हेल्थ सर्विलांस सिस्टम का एज ऑफ नाउ, तो वहाँ ये जो उस चीज़ को जो है एक तरीके से वो जो गैप है उस चीज़ को कवर कर सकता है। टेस्टिंग एंड एनालिसिस वेस्ट वाटर सैंपल्स, अलग अलग सोर्सेज जो हैं वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। ओके, सच एज वेस्ट वाटर पॉन्ड्स जो कि रूरल एरियाज में आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाएंगी कि एक ऐसा कोई ना पॉन्ड होता होगा जहाँ पे तो सारा गंदा पानी जो है वो वहीं पे ही जा रहा है। ओके, एंड सेंट्रल सीवेज सिस्टम्स इन दी अर्बन एरियाज। अब यहाँ से जो वेस्ट वाटर है, सेंट्रल सीवेज सिस्टम जो है अर्बन एरिया का, वहाँ से वो सैंपल आपने कलेक्ट कर लिया। दीज कैन बी सिस्टमैटिकली सैम्पल्ड, इसको जो है प्रॉपर तरीके से उनको सैम्पलिंग करके एंड यू कैन एनालाइज द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कि क्या मतलब ये जो सैंपल्स है इसमें से क्या ऐसी, इनसे क्या क्या टाइप की जो है वो बीमारियां हो सकती हैं। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स बेसिकली कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आगे जाकर के डिजीज फैला सकती हैं, लाइक द जेनेटिक फ्रैगमेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया और दैट ऑफ द वायरसेस कैन बी डन। सो सैम्पलिंग ऑफ दीज वेस्ट वाटर्स फ्रॉम द रूरल एरिया एंड एज वेल एज फ्रॉम द अर्बन एरिया कैन बी टेकिंग इन ऑर्डर टू सैम्पल दैट व्हाट आर द एजेंट्स, बेसिकली क्या एजेंट्स हैं जो कि इसको हमारे जो हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज एक्चुअली बीइंग सेड ओवर हियर। Integration and strengthening of the epidemiological capabilities.
ओके, इंटीग्रेशन पहले तो भैया पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी नेटवर्क्स जो है इनके साथ इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि वो भी उसी पर्सपेक्टिव से, मतलब हेल्थ के लिए ही बेसिकली वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। इनका काम भी वही है कि हेल्थ के ऊपर बेसिकली फोकस करे करके, ठीक है। सो वेस्ट वाटर सैंपल टेस्टिंग कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द सर्विलांस रिपोर्टिंग, स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी टू डिटेक्ट डिजीजेस एट एनी अर्ली स्टेज, स्पेशली इन द एरियाज जहां पर कि लिमिटेड एक्सेस है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेकर के, कि वहां पे अगर किसी तरीके का आउटब्रेक हुआ तो इट कैन वाइप आउट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर, राइट। तो वहां पे हमको जो है थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, या फिर वहां से जो है बीमारी कहीं और पे भी फैल सकती है। तो जहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज कम है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है वो कम है, तो ऐसे जगहों पे हमको अपना जो प्रेजेंस है वेस्ट वाटर सर्विलांस सैंपल टेस्टिंग का जो सीन है उसका प्रेजेंस बनाने की हमको जरूरत है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वेस्ट वाटर सर्विलांस जो है इसको इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं इसके साथ, एंड इट एम्स एट क्रिएटिंग सीमलेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर कि हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, एंड रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ डिजीज स्प्रेड कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, कि अभी जो है इस एरिया में कहाँ कहाँ तक जो है ये बीमारी फैली हुई है, तो इसके बारे में बेसिकली आपको पता चल जाए, right? You can get the information and facilitate targeted public health responses as well. ओके, सो दिस इज एक्चुअली सेइंग कि अगर आपको रियल टाइम में पता चल जाए कि भैया हमारे पड़ोस वाली गांव में जो है इस टाइप की चीज़ें हो रखी हैं, पानी की गंदगी की वजह से ये सारा हो रहा है, तो यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप जो है वहाँ पे आने जाने का अगर वो इफ इट इज़ बीइंग स्प्रेड ह्यूमन टू ह्यूमन से जो है अगर हो रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ कि भाई वहाँ नहीं जाना है, वहाँ से जो है लोगों को ना जाने देना है ना आने देना है करके। तो दिस काइंड ऑफ और एनी काइंड ऑफ डिसीजन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ नेसेसरी फॉर योर हेल्थ, यू कैन टेक, ओके। या फिर जो है आप ऑब्वियसली बात है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जहाँ पे भी मिल रही हैं वहाँ पे वो जो है सिस्टम, यू कैन गो ओवर देयर एंड यू कैन टेक द मेडिकेशंस की अगर कुछ प्रिवेंट करने के लिए है या फिर क्योर करना है, वहाँ पे इन्फॉर्म ऐसा वहाँ पे भी सिम्टम्स देखने के लिए आया है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अभी जो है ये ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज जो है उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सो वी नीड टू ट्रेन देम विद द चेंजिंग टाइम कि हमको क्या क्या कैसे कैसे डेटा शेयरिंग एंड दैट ऑफ द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, ओके। तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग की यहाँ पर बात हो रही है, ओके, जहाँ पर कि बेसिकली वी कैन शेयर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्रूशियल जो भी information है that could be shared in order to prevent the any kind of outbreak. Creating an environment of accessibility and cooperative strategies is crucial for sharing wastewater surveillance data among appropriate agencies at all levels of the government. Okay. अब मतलब जो all the levels of the government it is supposed to be shared, it is supposed to be seamless, cooperative as well and accessible also. Okay, sharing data with global health agencies can foster collaborative efforts. यहाँ पे जो है डेटा शेयरिंग की बात जब हो रही है ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज के साथ, यहाँ पे हम लोग कोलैबोरेट होकर के एक साथ जो है मिल करके इसको ठीक करने के लिए और इसके अगेंस्ट जो भी जिनकी वजह से भी जो भी वेस्ट वाटर से जो भी बीमारी फैली है, तो उसके लिए जो है मतलब उसके अगेंस्ट जो है हम काम कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको एराडिकेट किया जाए, और कहीं पे पॉसिबली कुछ हो सकता है तो उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर ले कि हाँ वैसा कुछ हो सकता है, तो क्या किया जा सकता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ऑल। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बिल्डअप किया जाए, ओके। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली बात है कि पॉलिटिकल बैकिंग एंड फंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विदाउट मनी नथिंग कैन हैपन, ओके। सो इंडिया का एफर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सर्विलांस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा ठीक ठाक काम कर रहा है। एलोकेटेड रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली इंक्लूडिंग डिस्कशंस ऑन द इनोवेशन एंड दैट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। इनोवेशन होना है, इम्प्लीमेंटेशन होना है, क्या होना है, कैसे होना है, ऑल दोज थिंग्स, एंड अकॉर्डिंगली इट इज सपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड। Global advocacy, India's leadership at
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि G20 की अगर आप बात करें, ओके तो यहाँ पे हम जो है अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वी कैन प्रमोट द इनोवेटिव अप्रोचेस टू डिजीज सर्विलांस, जिसमें कि एक बात आती है वेस्ट वाटर सैम्पलिंग की। अगर हम इस चीज को प्रमोट कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अदर पीपल विल आल्सो बी इंटरेस्टेड एंड दे कैन आल्सो इन्वेस्ट इन दिस। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस एंड दैट ऑफ द प्रोएक्टिव लीडरशिप, इट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हाँ भाई दूसरी कंट्रीज के साथ जो है आप कोलैबोरेट कर गए, ठीक है। सो यू पीपल आर वर्किंग टुगेदर वेस्ट वाटर सैम्पलिंग को लेकर के, सर्विलांस एंड ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग। बट इसके साथ साथ जो है प्रोएक्टिव लीडरशिप भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काहे को लीडर्स ही अगर जो है टाइम टू टाइम चीज़ों को चेक नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, देन डेफिनेटली एनी प्रोग्राम विल पेरिश। फाइनली उसको जो है वो जाना ही है, वो ख़त्म हो ही जाना है। तो इसलिए जो है यहाँ पर डेडिकेटेड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट काडर होने की बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड रियलाइज द विजन ऑफ एन अलर्ट, प्रिडिक्टिव, रिस्पॉन्सिव, रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सर्विलांस सिस्टम आर सपोज टू बी here with the help of the collaboration and because of the leadership। ओके हमारा को ये सारी चीजें जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, कंसर्न ओवर माइनर्स बुक्ड अंडर पॉक्सो लॉ पैनल नॉट फॉर लोअरिंग कंसेंट एज। हमारी जो लॉ पैनल है वो कंसेंट एज की जब बात कर रहे हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए मना कर रहे हैं। ओके साइटिंग व्हाट थिंग, वो यहाँ पर जो है क्या पॉइंट को बोल रहे हैं कि हम जो है नहीं रिड्यूस कर सकते हैं कंसेंट एज को। तो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई मैरिज की एज जो है वही इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो हम कंसेंट की एज जो है वो कैसे कम कर दें। ओके साइडिंग द काइंड ऑफ सिचुएशन एज ऑफ नाउ इन इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो जा रहा है कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है obviously everyone is aware of this thing, the teenage, right? So they are having physical relation, but यहाँ पर ये पॉइंट हो जाता है कि पॉक्सो एक्ट लग जा रही है। ओके तो अब भले ही कंसेंट हो बट फिर भी जो है इस एक्ट के तहत उनके ऊपर केस चलने लगती है। ओके तो वो वाली पॉइंट है कि जब कंसेंट का एज हमको कम कर देना चाहिए, दिस इज व्हाट द पीपल आर डिमांडिंग, लॉट मेनी पीपल आर डिमांडिंग। ओके तो वही चीज पॉइंट को यहाँ पर लेकर के ये जो आर्टिकल है वो है, इट इज वाइट इज इन न्यूज 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने रिपोर्ट विच इज एक्चुअली सेट टू रिलीज अ रिपोर्ट ऑन द मिनिमम एज ऑफ कंसेंट अंडर दी पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ओके सो दिस इज व्हाट दिस पॉक्सो एक्ट इज, एक्ट ऑफ 2012, दिस इज देयर। ठीक है तो यहाँ पर जो है कंसर्न रेज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंड बहुत सारे हाई कोर्ट्स जो थे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडोलेसेंट सेक्स, इसको क्रिमिनलाइज करने के लेकर के जो है इन्होंने अपनी कंसर्न रेज करी थी। लेकिन यहाँ पे जो लॉ कमीशन है उन्होंने इस पॉइंट को जो एकदम ही निगेट कर दिया कि नहीं कर सकते हम, करंटली जो 18 इयर्स है यहाँ पे कंसेंट एज उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। राइट सो दो द कोर्ट हैज एक्चुअली आस्क्ड फॉर दिस थिंग। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं दैट पॉक्सो एक्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस पॉक्सो एक्ट। ओके तो पॉक्सो एक्ट क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, दिस इज द एक्ट बेसिकली। ओके सो पॉक्सो एक्ट जो है ये अपने आप में एक पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है इंडिया में जो कि स्पेसिफिकली डील करता है किस चीज में, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चिल्ड्रन, इस चीज को लेकर के। ओके इसको कब एनेक्ट किया गया था, 2012 में। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो, बहुत इजी भी है इसको याद रखना। द एक्ट एम्स टू प्रोटेक्ट, क्या है इसका काम, जो चिल्ड्रन हैं उनको सेक्सुअल असॉल्ट से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। सपोज जो है किसी ने कोई ऑफेंस किया बच्चों के साथ, सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की कोशिश करे भी, तो भी उनको जो है इसके अंदर केस हो जाएगी, उनके ऊपर केस होगा, ट्रायल चलेंगे एंड ऑल बुक।
ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली एम्स एट। तो सेक्सुअल असॉल्ट से प्रिवेंट करने के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर उनके साथ होती है या फिर पोर्नोग्राफिक वायलेशंस होते हैं, सो एंड इन सारी चीजों से डील करने के लिए ये जो पॉक्सो एक्ट है उसको लेकर के आया गया। इट एस्टैब्लिशेस स्पेशल कोर्ट्स आल्सो फॉर द ट्रायल्स ऑफ सच ऑफेंसेस सो दैट स्पीडी डिसीजन कैन एक्चुअली बी मेड। ओके, तो स्पीडी डिसीजन के लिए बेसिकली जो है ये लोग ये काम करने के लिए ये बोल रहे हैं। ठीक है, राइट। नाउ की प्रोविजंस क्या है इस एक्ट के? इट इंक्लूड्स द जनरल न्यूट्रल लेजिस्लेशन, राइट। जनरल न्यूट्रल लेजिस्लेशन, क्योंकि अगर आप बात करें सेक्सुअली असॉल्ट होने की तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही सेक्सुअली असॉल्ट होती हैं, बॉयज भी होते हैं। मेनी अ टाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड कि जो लड़के को असॉल्ट कर रहा है, कोई स्वीपर है या फिर जो बस ड्राइवर है, कोई भी, मतलब कोई तो पर्सन है, समटाइम्स टीचर ऑल्सो आर इन्वॉल्व वॉशरूम में। ओके, दीज काइंड ऑफ न्यूज यू मस्ट हैव हर्ड। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं। दे डोंट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग टू देम। ओके, एंड बहुत टाइम जो है उनको पता भी होता है, थोड़े बच्चे जो बड़े होते हैं दे नो दैट कुछ तो गलत उनके साथ हो रहा है, बट वो नहीं बोल पाते बिकॉज ऑफ डर। ओके, सो यहाँ पे तो है जनरल न्यूट्रल लेजिस्लेशन की बात है यहाँ पे। एंड नॉन रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एज अ क्राइम, नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज एंड कीपिंग द विक्टिम्स आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जनरल न्यूट्रल है यहाँ पर। रिपोर्टिंग टाइम जो है, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एज अ क्राइम, नहीं रिपोर्ट कराया गया। ओके, उसके अलावा जो है कोई टाइम लिमिट नहीं है, किसी महीने में हुआ है और फिर किसी और महीने में जाकर के जो है आप जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है इस चीज को लेकर के। एंड जो भी विक्टिम है, ठीक है, तो उस विक्टिम की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल जो है वो रखा जाता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पर है। ठीक है, चलो, कंसर्न्स एंड द इश्यूज। अब माइनर्स जो हैं उनको बुक किया जा रहा है अंडर दी पॉक्सो एक्ट, उसके अंतर्गत। कंसर्न्स क्या है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ द चाइल्ड अब्यूज। ओके, अब यहाँ पे है पर्टिकुलरली विद द राइज ऑफ द न्यू फॉर्म्स ऑफ द साइबर क्राइम ड्यूरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक। कोविड-19 के टाइम पीरियड एवरीवन ऑन द इंटरनेट, चाइल्ड अब्यूज जो है वहां पे हो रहा है। ओके, तो उस चीज को लेकर के ये जो नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए हैं, सो दैट इज अ कंसर्न। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंशुअल एक्टिविटी, sexual activity among adolescents under the POCSO Act has also become a kind of concern. अब जो ये POCSO Act के अंतर्गत जो है consensual activity भी है, but Act के against जा रहा है। Even if there is a consent, then that is also kind of problem over here. Minors age between 16 and 18 engaging in consensual acts can be booked under the Act, potentially resulting in denial of bail and prolonged detention. So this is what I was talking about, the teenage, ठीक है। इस टाइम जो है हार्मोन्स कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पे रहते हैं। ओके, सही ढंग से अगर जो है इनके ऊपर नजर नहीं रखी और कुछ ज्यादा ही भी अगर नजर रख ली तो वो दोनों ही केस में गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो 16 से 18 साल, 16 और 18 साल के जो ये बच्चे हैं, दे आर कंसेंशुअली इन्वॉल्विंग इनटू द सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड ऑल। अब ये हो रहा है, लेकिन पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत तो ये गलत है। ठीक है, यू कैन नॉट। सो ये जो यहाँ पर इन लोग के उधर जो है केस हो जाता है। अब यहाँ पे जो है बेल भी डिनाई हो रही है एंड डिटेंशन, लंबा खासा जो है वो डिटेंशन भी हो जाए, फ्यूचर बर्बाद। ओके, तो इस टाइप की सिचुएशन हो रही है। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंसर्न ओवर हियर। दोनों जो कंसेंट के साथ इन्वॉल्व हुए थे, बट पॉक्सो एक्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, studies have shown that a significant number of cases under the POCSO Act involve the consensual relationships over here, because teenagers, mostly people are actually रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पे ये अगर किसी तरीके की कोई रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप अगर
मतलब सेटअप हो रही है, तो वहां पे भी वही चीज पॉक्सो एक्ट वाला सीन आ जा रहा है। ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफी ज्यादा रेज हो रहे हैं, बट स्टिल लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया है दैट दे आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस द एज ओवर हियर। दिस इज व्हाट द दिस इज अबाउट, राइट। सो द लॉ कमीशन बिलीव्स दैट लोअरिंग द एज ऑफ कंसेंट, अगर इन्होंने जो है कंसेंट की एज को लोअर कर दिया तो ये बेसिकली गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा? विमेन के लिए यहाँ पे जो है गड़बड़ वाली सिचुएशन हो जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अडोलेसेंट हेल्थ केयर की यहाँ पे जो बात आती है, वो भी एक जो अवेयरनेस जनरेट करना उनके हेल्थ को लेकर के, एंड उनको अपना हेल्थ केयर बेसिकली जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों में जो ना गड़बड़ी हो जाएगी। इंक्लूडिंग मैंडेटरी सेक्स एजुकेशन विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड। ओके, तो ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। Teaching consent in the schools under the POCSO Act, all these things are supposed to be done, but they are not going to reduce it because of the various reasons and all. अभी यहाँ पे इन्होंने क्या reasons जो हैं वो बेसिक actually दिए हैं, we need to check out that. दो की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दे हैव रिफ्यूज्ड दिस थिंग। एक तो जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है मिनिमम एज ऑफ मैरिज, विमेन की जो मिनिमम एज है वो इंक्रीज करने की जो बात है उस चीज को लेकर के। ओके, दूसरी है मुस्लिम पर्सनल लॉ और जो पॉक्सो लॉ है उसमें टकराव। ओके, तो इन दोनों ही चीज को लेकर के इन्होंने जो है कंसेंट की एज रिड्यूस करने से मना कर दिया कि 18 है, फिलहाल तो 18 ही रहेगी, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो एज of consent, age of majority, minimum age of marriage, as of now that is the same under the POCSO Act and that is the 18 years. आप जो है consent की बात करें, age of majority की बात करें, मिनिमम एज शादी करने की बात करें, तो इन सभी केसेस में जो है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एज कितनी है? 18 ईयर्स दी हुई है। ठीक है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग एक लड़की जो है वो शादी के लायक हो जाती है एज सुन एज प्यूबर्टी होता है। सो रफली अराउंड 15 ईयर्स की जो एज है वहां पे, तो अगर हम कंसेंट कम कर देंगे तो यहाँ पे जो है शादी का इशू, दे विल बी हैविंग बेबी एट अ वेरी यंग एज। ओके, तो इनसे क्या हो जाएगा? हेल्थ इश्यू हो जाएगी, राइट। सो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, चाइल्ड की जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे जो इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे इंडिया का जो इमेज है एवरीथिंग विल बी टार्निश्ड। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दे आर सेइंग कि नो। तो जो एज गैप है बिटवीन मुस्लिम पर्सनल लॉज एंड स्पेशली दैट ऑफ द लेजिस्लेशन, इट एक्चुअली इज देयर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज ना हो, तो उस चीज को यहाँ पर जो है ये लोग पॉइंट कर रहे हैं कि हम कंसेंट की जो एज है उसको कम नहीं कर सकते हैं। ओके, फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है पॉक्सो एक्ट का, इस तरीके से आप जो है अपने पेपर में भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज द ग्लोबल साउथ ऑरिजिन्स एंड द सिग्निफिकेंस ओवर हियर। ओके, पहले जो बहुत ज्यादा फेमस था, क्या फेमस था? थर्ड वर्ल्ड। ग्लोबल साउथ जो है अब वो फेमस हो गया। सो द टर्म ग्लोबल साउथ इट इज नॉट बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी। ओके, ये ग्लोबल साउथ जो है ये ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉमनैलिटीज जो है नेशंस के बीच में, उस चीज के ऊपर बेसिकली बेस्ड है ये। ओके, यहाँ पे क्या है? द ग्लोबल साउथ रेफर्स टू वेरियस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दैट आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और दैट ऑफ द अंडर डेवलप्ड। सो वो कंट्रीज, ग्लोबल साउथ कौन से कंट्रीज? जो कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड है, तो वो ग्लोबल साउथ हो गए। अब वो कहीं पे भी हो बेसिकली। ओके, यहाँ पे जो है इनको डिफाइन कैसे किया जा रहा है? उनकी डेवलपमेंट के बेसिस पे। ओके, एंड इनके बारे में जो है और इंफॉर्मेशन हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ग्लोबल साउथ का जो ओरिजिन है, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये कब हुआ? 1969 में हुआ। किसने किया? एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, कार्ल ओग्लेसबाय। सो ही वाज द वन हु केम अप विद दिस टर्म। ये जो टर्म था, इसको ही वाज द वन हु कॉइन्ड दिस थिंग, who highlighted the historical dominance of the northern hemisphere over the
सदर्न हेमिस्फेयर, ये बेसिकली बता रहे थे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है उसका कितना अच्छा खासा दबदबा है सदर्न हेमिस्फेयर के ऊपर. सो ही वाज बेसिकली हाईलाइटिंग दैट हिस्टोरिकल डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर बता रहे थे. ओके, द टर्म गेन्ड मोमेंटम आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991. सोवियत यूनियन का जब बिखर गया, ठीक है, काफी सारे जो है वो कंट्रीज में डिवाइड हो गया, तो ये जो ग्लोबल साउथ है उसका ये जो टर्म है काफी ज्यादा क्वाइन होने लगा, विच मार्क द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड लेड टू द नीड फॉर द न्यू टर्मिनोलॉजी. अभी इसको किस पर्सपेक्टिव से जो है वो देख रहे हैं? थर्ड वर्ल्ड जो है ये टर्म कॉइन करी गई थी अल्फ्रेड सोवी के द्वारा इन 1952. ओके, थर्ड वर्ल्ड किसने कहा था ये चीज? अल्फ्रेड सोवी ने 1952 में. थर्ड वर्ल्ड इसको किसके साथ एसोसिएट करे जा रहे थे? पॉवर्टी एंड इंस्टेबिलिटी perpetuated by the western media's portrayal of the developing countries. तो वेस्टर्न मीडिया जो है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो पिक्चराइजेशन सामने लेकर के आ रही थी कि हाउ पुअर दे आर एंड कितने ज्यादा जो है ये इनस्टेबल हैं, तो वो जो पिक्चर सामने लेकर के आ रहे थे वही चीज जो है यहाँ पर बोली जा रही है कि उनको इन्होंने टर्म दे दिया थर्ड वर्ल्ड. ये जो है क्या है? थर्ड वर्ल्ड. जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज को यहाँ पर बोल देते हैं थर्ड वर्ल्ड, राइट? व्हाई? बिकॉज पॉवर्टी, बिकॉज इंस्टेबिलिटी. Simple. Okay, with the disappearance of the second world and criticism of terms like the developed, developing, underdeveloped, the more neutral term global south gained popularity in the 1990s. अब यहाँ पे जो है सेकेंड वर्ल्ड, सोवियत यूनियन तो गायब हो गया, अब उसके बाद जो है डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड ये जो अंडर डेवलप्ड वर्ड है उसके लिए इन्होंने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिए? ग्लोबल साउथ. 1990s में जो है इन लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस के साथ जो मतलब उनको ये वर्ड, ये टैग जो है ना दे दिया, राइट? द टर्म ग्लोबल साउथ डज नॉट हैव अ जोग्राफिकल डेफिनेशन. इसका किसी भी तरीके का कोई जोग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है. जैसे कि चाइना और इंडिया की बात करें तो ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज में आती हैं बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेकिन ये कौन से स्फेयर में है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती है. तो इसका लोकेशन से लेना देना नहीं है. इसका टर्म जो है वो उसका आने का वजह कुछ और था, ठीक है, कुछ और ही बता रहे थे, लेकिन अब जो है उसका इस्तेमाल, उसका यूसेज जो है वो डिफरेंट तरीके से हो रहा है. ओके, उसको जो है अलग रूप दे के आपको थाली में जो है वो परोसा जा रहा है. सो दैट इज व्हाट इट इज. इट डिनोट्स अ मिक्स ऑफ पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉमनैलिटीज बिटवीन दी नेशंस. ओके, तो ये पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो कॉमनैलिटीज है नेशंस के बीच में कि कौन क्या क्या है, उसके हिसाब से उनको डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड जिस भी तरीके से दिया गया है, अल्टीमेटली सारे के सारे जो है वो ग्लोबल साउथ में घुसा दिए उन सभी को. बहुत सारी कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ में, दे हैव हु हैव आई मीन द कंट्रीज व्हिच आर हैविंग द हिस्ट्री ऑफ imperialism and that of the colonial rule leading to different outlook on the relationship between the West and the rest. वेस्ट एंड द रेस्ट. कितना सही चीज है ना? तो जो भी ग्लोबल साउथ में कंट्रीज आ रही हैं उसमें अगर आप देखो तो मेनी ऑफ दीज कंट्रीज जो है वो अगर इस सिचुएशन में हैं, सो ऑल थैंक्स टू दी वेस्ट कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, उन्हीं की वजह से जो है ये अभी इस सिचुएशन में है. कॉलोनियल रूल्स, इंपीरियलिज्म वर देयर बिकॉज ऑफ विच we and many other countries are also surviving. सबसे ज्यादा तो बुरा लगता है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए. दे आर सफरिंग, और उनका सफरिंग इतना ज्यादा है कि आज तक वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए. खड़े इन द सेंस नॉट लाइक दिस बट इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, है ना, और बहुत सारी चीजों, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है वहां पे. तो उस चीज को जो है थोड़ा सा क्या ही काम करेगी यूएन भाई, इतने सालों से काम कर रहे हैं फिर भी अफ्रीका का सिचुएशन वैसा ही पड़ा हुआ है. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस,
global south has experienced a significant economic shift, okay, and with a shift in wealth from the North Atlantic to the Asia Pacific region. अब नॉर्थ अटलांटिक जो है, अटलांटिक ओशन, वहां से अब ये कहाँ पे गया है, एशिया पैसिफिक रीजन जो है वहां पे. सो एक अच्छा खासा शिफ्ट देखने को हमको मिल रहा है वेल्थ में. 2030 तक ये बोला जा रहा है कि 3 में से 4 जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, 4 में से 3, उल्टा बोल दिया मैंने 4 में से जो 3 है वो कहां से होंगी कंट्रीज, वो ग्लोबल साउथ से, जैसे कि चाइना, इंडिया एंड द यूएस और दैट ऑफ द इंडोनेशिया. यहां पे बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा है कि 3 आउट ऑफ द 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, 3 of the 4 largest economies will be from the are projected to be from the global south. एंड चाइना, इंडिया तो टॉप में चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद आती है यूएस और दैट ऑफ द इंडोनेशिया. तो 4 में से 3 आ गए हैं. जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ ग्लोबल साउथ. परचेजिंग पावर की जब हम बात करें, ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज आती हैं, जो भी नेशंस आते हैं, अब जैसे कि ब्रिक्स हो गया, जिसमें कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका हैं. ये बेसिकली जो G7 क्लब है, ग्लोबल नॉर्थ G7 क्लब, उन सबको सरपास कर जाती हैं अगर इन सभी को टुगेदर अगर हम देखें तो, साथ में अगर देखें तो. कंट्रीज in the global south are asserting themselves politically on the global stage, exemplified by China's diplomatic efforts and Brazil's peace plan for that of the Ukraine. Say they are the one who are asserting this thing. This economic and political power shift has led to the discussions about the Asian century and post-Western world. तो ये जो चीज हो रहा है ना, कॉलोनियल, जो जिन्होंने भी कॉलोनीज बनाई उनकी तरफ से जो अब शिफ्ट है वो कहाँ पे चला जा रहा है, ग्लोबल साउथ की तरफ. वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके. एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर शिफ्ट जो है वो भी यहाँ पे ही हो रही है, बिकॉज ऑफ चाइना, बिकॉज ऑफ इंडिया, राइट. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अब यहाँ पे क्या है, लोग अब डिस्कशन किस बात से रिलेटेड कर रहे हैं, एशियन सेंचुरीज को लेकर के एंड दैट ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड. सो इट मीन्स दैट हमारा जो यहाँ पे ग्लोबल साउथ पे है, इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो रहा है. ओके, चलो. नेक्स्ट इज रेयर फिनोमिनल पम्मलिंग हेवी रेन्स ओवर नॉर्थ इंडिया. एंड अभी जो है ये जो रेयर फिनोमिनन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता दूं, ये जो इतना ज़्यादा बारिश आपको देखने के लिए मिल रहा है, स्पेसिफिकली दिस ऑफ द दिल्ली रीजन एंड उसके आसपास के जो हैं, ये इतना ज़्यादा बारिश क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड यहाँ से बे ऑफ बंगाल, ये ढेर सारा पानी जो है, ये दोनों तरफ से ढेर सारा मॉनसून का पानी, मतलब दोनों की तरफ से जो है वो अच्छा खासा हेल्प हो रही है एंड अच्छा खासा जो है वो बारिश हो रहा है. सो बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली हेल्पिंग आउट, ठीक है. तो ये मॉनसून विंड्स जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रही है एंड जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, दे आर द वन हु आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग. इंटेंस मॉनसून रेन इन नॉर्थ इंडिया काफी ज्यादा अच्छी खासी हो रही हैं एंड द रीजंस बिहाइंड दैट आर द मॉनसून विंड्स एंड दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली आती कहाँ से है, ये मेडिटेरेनियन रीजन जो है यहाँ से दे ओरिजिनेट, दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉर्म्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन, वहाँ से जो है ये हो करके आती हैं. एंड ये जब आती हैं तो दे बेसिकली ब्रिंग a kind of changes in the weather conditions. अब देखो सिंपल सा चीज है, इसको जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, कहाँ से आ रही है, सो इट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न रीजन. वेस्टर्न रीजन वाले साइड में अभी जो एक वाटर बॉडी आपको बड़ी सी दिखेगी, दैट इज द मेडिटेरेनियन सी. तो मेडिटेरेनियन सी की तरफ से जो है ये स्टॉर्म के रूप में वहां से दे आर कमिंग एंड दे आर ज्वाइनिंग हैंड्स विद दी मॉनसून्स. एंड इनके आने की वजह से क्या हो जाता है कि वेदर में चेंजेस देखने के लिए, वेदर कंडीशंस में हमको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं ओवर देयर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज दे ट्रैवल ओवर टू दैट ऑफ द ईस्टवर्ड सिचुएशन में जो है वहाँ पे
वहां से आके ईस्ट वाले साइड में जो जा रही हैं, तो ये चेंजेस करते हुए जाती हैं. सो दे एक्चुअली इन्फ्लुएंस द वेदर इन द नॉर्दर्न इंडिया. ओके, जिसमें कौन से हिमालयन रीजन और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो हैं उसको अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है. इंडो गैंगेटिक प्लेन है, हिमालयन रीजन है, तो इनको अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है व्हेन दीज डिस्टर्बेंसेस कम ओवर हियर टू इंडिया. अभी यहाँ पे जो है यूनिक सिचुएशन हुआ है मॉनसून को लेकर के, एंड दिस एक्चुअली हैपेंड बिकॉज ऑफ द साइक्लोन बिपरजॉय. टाइफून एंड साइक्लोन इंटरेक्शंस कॉज्ड अ डिलेड ऑनसेट ऑफ दैट ऑफ द मॉनसून. मॉनसून की डिलेड ऑनसेट मतलब आने की वजह जो है दैट इज द साइक्लोन. दिस इज द वन विच बेसिकली lingered longer than of the usual, postponing the monsoon's arrival over there in the Mumbai by 2 weeks. जो कि 2 हफ्ते पहले आ जानी चाहिए, तो वो 2 हफ्ते बाद आई थी मॉनसून वहां पर. ठीक है, तो यहाँ से जो है मॉनसून आना है, उसके बाद जो है इंडिया में वो एक तरीके से फैलती है एंड बे ऑफ बंगाल, एंड यहाँ से जो है ये ऐसे भी होकर के जाती हैं. ठीक है, तो ये जो मॉनसून आना था वो थोड़ा सा डिले हो गई, एंड इस वजह से मुंबई और दिल्ली में जो है आपको देखने को मिल रहा है कि एक तरीके से जो है साथ में ही ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली मॉनसून का अराइवल हुआ है. अदरवाइज पहले होता क्या था, सो द मॉनसून वो यहाँ से एंटर किया करती थी. ठीक है, और उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ स्प्रेड होगी. यहाँ से जो विंड्स हैं देन दे यहाँ से जो विंड्स हैं, ठीक है, वो ऐसे गई ऊपर की तरफ गई, एंड ये यहाँ से डाइवर्ट होकर के बे ऑफ बंगाल की तरफ से देन दे फर्दर गो अबव, एंड देन जो है नॉर्दर्न रीजन में आपको रेन देखने के लिए मिलता है. बट बिकॉज ऑफ द साइक्लोन ये डिस्टर्ब था. जब तक ये पहुंचता यहाँ पे, उससे पहले ये जो है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ से यहाँ पे पहुंच गए मॉनसून विंड्स. तो ये यहाँ पे पहुंचे मॉनसून विंड्स, एंड मतलब ये जो है यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे ही, दोनों यहाँ पर भी बारिश हुई एंड यहाँ पर भी बारिश हुई. तो दिस इज द रीजन साइमल्टेनियसली जो है यहाँ पर बारिश हुई करके. ओके, रेन हुआ. अब unusual interaction of the climatic factors, these are the ones which actually led to the heavy rain over here in the northern India, and you can see a lot of parts of the Delhi, they are underground underground क्या, underwater. Delhi recorded the highest rainfall single day 1982 से अगर आप जो कंपेयर करो, अभी की जो बारिश है वो काफी ज्यादा हैवी हुई है. तो 40 साल का जो है लगभग यहाँ पे रिकॉर्ड की बात करी जा रही है जो टूट गई. Okay, so the heavy rain in Himachal Pradesh, Uttarakhand resulted from the interaction of the monsoon winds and that of the western disturbances. Convergence occurred around the Jammu Kashmir and Himachal Pradesh, bringing moisture from the Arabian Sea and that of the Bay of Bengal. So जो moisture Bay of Bengal की तरफ से आ रहा था, okay, and यहाँ पे जो है अरेबियन सी की तरफ से जो जा रहा था, राइट. तो ये जो है दोनों ही, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, बस यहाँ पे जो है झमाझम एकदम तेज बारिशें जो है वो यहाँ पर होने लगी. ओके, सो दैट इज द मेन रीजन ओवर हियर. ठीक है, चलो, सो दिस इज इट फॉर टुडेज न्यूज एनालिसिस. आई होप यू पीपल एंजॉयड. बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें थी. चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर.